लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का खाका वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया, जिसमें वो तमाम चीज़ें थीं जिसको चुनाव की नज़र से भी देखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि फसलों का 1.5 गुना दाम जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी उसको हम लागू कर रहे हैं, रबी की फसल पर कर चुके हैं, खरीफ की फसल पर आगे काम बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त LPG कनेक्शन, मुफ्त आवाज़ की व्यवस्था, मुफ्त शौचालय की व्यवस्था, इस तरीके की तमाम योजना हैं जिनका ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने आज के इस भाषण में किया है, टारगेट 2019 को ध्यान में रखते हुए। आइए सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पर विशाल हमारे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। विकास, सेंसेक्स गोते खा रहा है और अब जो लोग बाहर निकलेंगे वो यही सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर 10% तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अगर आप 1 साल से ज्यादा की अवधि पर जो पहले छूट मिलती थी तो कितना मार्केट गिरने की आशंका है? बिल्कुल अजय, सूचकांक जो है गोते खा रहा है और इसका ये सीधा असर है उस बात का जो फैसला लिया गया खुद अरुण जेटली की तरफ से कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर भी टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड टैक्स के दायरे में आ गए हैं और उससे होने वाले गेन्स जो कि 1 साल के बाद लोगों को मिला करते थे, और इसका असर ये हुआ है कि महज कुछ मिनटों में सूचकांक जो है वो 250 अंक नीचे गिर गया है। लोग स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल रहे हैं और वो हमारे साथ हैं, वर्षों से ये लोग जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको ये फैसला शेयर बाजार को कितना नागवार गुजर रहा है? पहले ही लोग डरे हुए हैं, जीएसटी का रीजन है, जीएसटी सब पे लगना चाहिए, टैक्स होना ही नहीं चाहिए, इनकम टैक्स 2-3 साल हॉलिडे बेनिफिट होना चाहिए था 2-3 साल के लिए, और ये टैक्स लगाने से लोग और घबरा जाएंगे। पहले तो लोग डर के लगाते हैं और उसमें फिर टैक्स भरो, पहले टैक्स भर के हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर टैक्स भरो, ये तो बहुत डर का बात भाव। तो आप सुन सकते हैं अजय जी क्या निवेशकों की प्रतिक्रिया है, पहले से ही डरे हुए थे। ये बजट के पहले जो इनकी उम्मीद थी वो सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि कम से कम ये टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये निराश करेगा निवेशकों को जो कि अपना पैसा लॉन्ग टर्म में लगाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये फैसला ले लिया गया है, 10% टैक्स के दायरे में चीजें आ गई हैं। हम आपके पास आते हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जेब में पैसे भले बढ़े हो या ना बढ़े हो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसके साथ साथ तमाम राज्यपालों की तनख्वाह बढ़ गई है और उसके साथ साथ अब सांसदों को भी अपनी तनख्वाह ज्यादा बढ़ी हुई मिलती दिखेगी। दिनेश, संक्षेप में बताइए क्या फायदा हुआ, क्या लोगों तक पैसा पहुंच रहा है या जेब से पैसा निकल गया? आई थिंक इसमें कुछ नहीं है, कोई खास चेंज नहीं है। हमने पहले सेशन में भी ये बात करी थी कि कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे होता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा है जी। आपको एक सैलरी वालों के लिए ज़रूर एक 10,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो उनके जितना भी उनका स्लैब था उसके हिसाब से उनको वो बेनिफिट थोड़ा सा होगा, लेकिन वो बेनिफिट शायद आपने पहले कहा कि वो जो सेस बढ़ गया था जी, वो 1% सेस जो अभी बढ़ा दिया गया है उसमें वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो लेकिन जो 800-900 रुपए का फायदा हो रहा था वो भी आपकी जेब में आने से पहले सरकार के पास पहुंच जाए, मोर और लेस वो ये न्यूट्रलाइज्ड है, इसमें कोई फायदा या नुकसान तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन गैरोला जी, सरकार के सामने चुनौती भी थी, खासकर फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर। आपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में आप फिस्कल डेफिसिट को 3% पर रोक देंगे, लेकिन अब आपने अपने ही लक्ष्य को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में उस चुनौती से पार पाने के लिए वित्त मंत्री के पास यही विकल्प था कि वो किसी तरीके से जो टैक्स की वसूली है उसको लगातार आगे बढ़ा। देखिए, ऐसा है कि जिस समय हमने 3% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था उस समय ये था आज से 3 साल पहले। उस समय हमारे सामने ये 2 जो बड़े इकोनॉमिक डिसीजन हुए, नोटबंदी के और दूसरा जीएसटी के, वो हमारे सामने नहीं थे। तो ये जो इकोनॉमी में शॉकर की तरह इन्होंने काम करा, तो नेचुरली इसके बाद हमें फिस्कल डेफिसिट का और बाकी जो भी पैरामीटर्स थे उनका हमें टारगेट रिवाइज करना ही था। तो अभी जो टारगेट है 3.3 का, मौजूदा इकोनॉमिक हालत को देखते हुए और जो लग रहा था कि ये बजट पॉपुलिस्ट बजट होगा, तो वो देखते हुए तो ये टारगेट बहुत ही अच्छा है और अगर अचीव कर लेते हैं तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ ही बात ये भी है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि जो पहले जो उम्मीदें थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब डिटेल सामने आएंगे तब हमें पता चलेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो थोड़ा एलोकेशन किया है बजट का वो कहाँ है।
टेक्सटाइल सेक्टर में शायद थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव करा है। तो अब देखना होगा कि कितना लोगों को रोजगार। दिनेश, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये फिगर सामने नहीं आती हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने हेल्थ की बात करी और ये सब बात करी, क्योंकि जिस तरह के ये फिगर्स हैं उस तरह से ये 3.3% जो है वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। ये कहीं ना कहीं देखिए, ये 3.5% से कम होने की उसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है। मैं ये मानता हूँ जब ये सारी आपके सामने फिगर्स आ जाएंगी, आपके जो वहाँ पे लोग हैं उनको जब वो कॉपीज मिल जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि ये सारा पैसा एक ही साल में एलोकेटेड है कि ये एक प्रपोजल है। बिल्कुल, वो डिटेल तमाम देखनी पड़ेगी। लेकिन विवेक भारती जी, कॉर्पोरेट टैक्स का जो पूरा स्लैब है उसमें बदलाव किया है वित्त मंत्री ने इस उम्मीद के साथ कि रोजगार ज्यादा बढ़ सकेगा। इस फैसले को का क्या कुछ मतलब आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा कि 250 करोड़ से नीचे को उस सेक्टर को स्टिमुलेट करने की बात है, और छोटे जो उद्योग होते हैं वो लेबर इंटेंसिव भी थोड़े ज़्यादा होते हैं जी। साथ में अगर उसको देखें कि एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी कुछ सपोर्ट करने जी, हल्का ट्वीक किया उन्होंने जिसमें लोगों को सहूलियत पहुंचा होगा, डिटेल वो समझने वाली बात है जी। तो एक तरह से जो 2 साल पहले अनाउंस किया था वित्त मंत्री ने कि हम 25% कॉर्पोरेट टैक्स रेट की तरफ बढ़ेंगे, चरणबद्ध तरीके से, एक चरण उसमें उस और आगे बढ़ाया है जी। लेकिन मैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर आपका जीएसटी सिस्टम स्टेबलाइज कर रहा है और जीएसटी सिस्टम स्टेबलाइज कर रहा है जी, और आप ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ से काफ़ी टैक्स आपके पास आएगा, आपके पास डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स बेस भी आपका वाइडन हो रहा है, नए टैक्स पेयर्स आ रहे हैं, तो 3.3% क्यों, 3% क्यों नहीं, जो आपने पिछले साल के अपने भाषण में भी कहा। आपने अगर 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट से इस साल पैसा ले लिया है तो 1.25 लाख करोड़ क्यों नहीं? बिल्कुल, तो ये कई ऐसे सवाल हैं। उसको रिड्यूस कर दिया, बिल्कुल उसको कम कर दिया है। जरा JS यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यादव जी, क्या आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र में जो बड़े फोकस की बात कही जा रही थी, इस बजट से इस लक्ष्य को साधने की कोशिश सरकार ने की है? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। हालांकि सबसे लास्ट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि एफपीओ पर जो 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करेंगी प्रोड्यूसर्स कंपनी जी, उन पर अगले 5 साल तक टैक्स में 100% एग्जम्पशन दी है। ये लास्ट में डिक्लेयर हुआ, बट बहुत अच्छा जी था। दूसरा, मुझे नहीं लगता जो ई-नैम का, हम तो पिछले 7-8 साल से ई-नैम सुन रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट लेके आई थी, इन्होंने 15 में इम्प्लीमेंट किया, 16 से आज तक 466 मंडियों में ये कह रहे हैं, बट 466 की रियलिटी एक की मैं जानता हूँ। टोटल करोड़ आज तक, टोटल टर्नओवर आज तक। लेकिन अगर लगभग 10 साल बाद भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का दावा कर रहे हैं वित्त मंत्री, तो इसका क्या कुछ मतलब है? मैं बस इतना कहूँगा, चलो शुरुआत तो हुई, क्योंकि अब किसी भी दूसरी गवर्नमेंट पर ये प्रेशर रहेगा, वो भी मानेंगे। लेकिन बहुत ध्यान से देखने की बात एक है कि उन्होंने स्वामीनाथन शब्द यूज नहीं किया जी, बिल्कुल एमएसपी किया है। एमएसपी A2 है और C2 है। एमएसपी A2 पर भी हो सकती है, C2 पर भी हो सकती है, स्वामीनाथन यादव साहब, अगर मैं इसको मोटे तौर पर समझने की कोशिश करूं, क्या हमारे किसानों के लिए खुशखबरी है या दरअसल जो हाल है वैसा ही है, बदहाली बनी रहेगी? मुझे पूरी डिटेल आने पर ही पता लगेगा, क्योंकि अभी तक हम केवल 3 कमोडिटी में लागू कर रहे हैं जी, जबकि 23 कमोडिटीज पर ये डिक्लेयर्ड है एमएसपी। बिल्कुल। चलिए, अरुण जैन साहब, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, को चेयरमैन है एसोचैम के। जैन साहब, आपको लगता है कि अब जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग चुका है, कॉर्पोरेट टैक्स में 5% की कमी आती दिख रही है, जो कि 250 करोड़ से कम के कारोबार वाली कंपनियों के लिए है, तो कुल मिलाकर यह फायदा होगा? अरुण जी, ऐसा लगता है अरुण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो यही सवाल मैं प्रोफेसर स्वामी से लेना चाहूँगा। प्रोफेसर स्वामी, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में इससे इम्पेटस मिलेगा, जहां पर हम एक तरफ तो कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड और तमाम चीज़ों पर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर 10% का टैक्स, ये किस तरह का माहौल बन रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है, जहाँ तक ये कैपिटल गेन टैक्स की बात है, अभी मात्र एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें हम लोग पैसा बना रहे थे जी। रियल एस्टेट में बुरी हालत थी, सोने चांदी में दाम नहीं बढ़ रहे थे, तो एक ऐसा शेयर मार्केट ही एक ऐसा एरिया था जिसमें लोग पैसा बना रहे थे। और जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखेगा जी, अगर ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा, लोग निवेश कम करेंगे और मार्केट नीचे आएगा, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा करना मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि PSUs के जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 3-4 साल के अंदर हुए हैं, अगर आप उसका एक मूल्यांकन करें कि किस दर पे निवेश हुआ
और किस दर पे आज वो सारे शेयर्स हैं, तो आपको महसूस होगा कि जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें जो शेयर होल्डर हैं उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक कॉर्पोरेट टैक्स के परिवेश में बात है, मेरा निवेदन यह है कि अमेरिका के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स में घटोतरी हुई है उससे आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था और यहाँ का जो इन्वेस्टर है क्या वो प्रोत्साहित नहीं होगा कि वो वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स में और बड़े फेरबदल की आवश्यकता थी, जिससे कि हमारा जो कॉर्पोरेट है वो रोजगार भी सृजित कर पाए और यहाँ के लोगों को यहाँ पे निवेश करने में ज्यादा फायदा हो। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक मतलब क्या है? राहुल देव सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, इसमें कोई बुराई भी नहीं है किसी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन आप कैसे आंकते हैं? निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक चुनावी बजट है और वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि उसमें गरीबों के लिए जो करने की जो उन्होंने स्वास्थ्य में सबसे बड़ा मैं कहूँगा निवेश किया है, सबसे बड़ी वो बहुत क्रांतिकारी अपने आप में एक चीज़ है जी। 50 करोड़ गरीबों को अगर लाभ मिलता है और उनको एक 5 लाख रुपए सालाना का खर्च दिया जा रहा है, अगर अस्पताल में वो जाना होता उनको तो 5 लाख रुपए सालाना का जो दवा का खर्च है, इलाज का खर्च, बिल्कुल 50 करोड़ लोगों को मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को, गरीबों को देने वाली जो एक ये रकम पहले 30,000 थी, 30,000 बढ़कर एक साथ 5 लाख। 5 लाख बहुत होता है, एक किसी भी गरीब परिवार के लिए तो बहुत होता है, सामान्य मध्यवित्त परिवार के लिए भी वो काफ़ी होता है। दूसरे कृषि को और कृषि में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तो देखिए जो 100% कर की माफ़ी दी गई है ग्रामीण निर्माण करने वाले लोगों को, ग्रामीण रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों को, कंपनियों को, वो किया गया है। शिक्षा में और स्वास्थ्य में 1.5 लाख नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये दिल्ली सरकार की उस कामयाब योजना से, हालांकि इसका जिक्र पिछले बजट भाषण में भी था, हाँ, लेकिन इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि गरीबों को पर सबसे ज़्यादा फोकस इनका लग रहा है, उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने पर लग रहा है। हालांकि विस्तार में भी हमारे सामने ब्यौरे आने बाकी हैं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि उन्होंने जो, जिसे हम संपन्न वर्ग मानते हैं समाज का, उनकी ज़्यादा चिंता या उनको ज़्यादा राहत नहीं दी है, उनका ज़्यादा ध्यान गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने पर रहा है। राहुल जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इस बजट को अगर आपको नंबर देने हो 1 से 10 के बीच में, तो आप क्या नंबर देंगे इस बजट को जो अभी तक सामने आ रहा है उसके आधार पर? मैं इसको 7 दूंगा। 7 नंबर आप इसको देंगे? ये हमारे जो राजकोषीय इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिसको फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, उसको मतलब उन्होंने लोक लुभावन होने से बचाया है। बहुत ज़्यादा खुला पैसा लुटाना जो होता है चुनावी समय में, हम देखते हैं बजट में कि लोक लुभावन योजनाओं पर पैसा लुटाया जाता है, भले ही उससे डेफिसिट यानी सरकारी घाटा बढ़ जाए, तो घाटे को भी उन्होंने संतुलित रखने की कोशिश की है, उसको सीमा से ज़्यादा बढ़ाना नहीं दिया है। हालांकि अब 3% की बजाय 3.3% किया है, ये इस पे थोड़ी इतना चुनावी साल में चलता है। बिल्कुल। विवेक जी, लालच से बचे हैं। विवेक जी, आपके हिसाब से आप इस बजट को क्या आंकते हैं और कितने नंबर देते हैं 1 से 10 के बीच? देखिए, नंबर की बजाय जरा कुछ बजट के अच्छे फीचर्स पर जरा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। लेकिन जैसे आप नंबर देंगे दर्शक समझ जाएंगे कि एक जानकार के तौर पर आप इस बजट को कैसे देखते हैं? नहीं, बजट मैं भी 7 के करीब देने को बिल्कुल, मुझे कृषि में काफ़ी अच्छे इसमें इनिशिएटिव्स दिए गए हैं जी। आई थिंक जो डाइवर्सिफिकेशन एक तरह से कोशिश की गई है, ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करके, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और फिशरीज और लाइफ स्टॉक के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो नए मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, देखिए हमारा सारा फोकस एक तरह से बड़ा डिस्टॉर्टेड रहा है एग्रीकल्चर में, सिर्फ फूड ग्रेन्स की तरफ जी, जो कि 25-26% एग्रीकल्चर जीडीपी का सिर्फ 1 क्वार्टर वहां से आता है जी। बाकी हॉर्टिकल्चर के ऊपर, फिशरीज के ऊपर, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर फोकस नहीं देते। इस बजट में पहली बार एक अच्छी तरह से उस डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट किया गया है, ताकि एमएसपी। तो आपके हिसाब से 10 में से 7 वेयर हाउसिंग के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखना, क्या 500 करोड़ रुपए का आउटले इस पूरे बजट वेयर हाउसिंग के लिए रखा गया है? एक देश में जहां पर चीजें बर्बाद हो जाती हैं, जहां पर 60,000 करोड़ से ज्यादा की रकम का सामान बर्बाद हो जाता है। फूड प्रोसेसिंग पे उन्होंने दुगना कर दिया, बढ़ाया है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का बिना स्टोरेज के और बिना कोल्ड चेन को बनाए हुए फूड प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा मतलब बह नहीं जाता। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है इस पर कि वो नहीं किया।
आपकी बात ये ठीक है, ये ज़्यादा हो सकता था, लेकिन इसको आप ऐसे मत देखिए कि ये सरकार डायरेक्टली उसमें डालेगी वेयर हाउसिंग में, नहीं जी, ये वेयर हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने। लेकिन सर मामला केवल वेयर हाउस तक सीमित नहीं है, हर खेत को पानी 2014 का चुनावी दावा था और हमने सुना वित्त मंत्री को, वो कह रहे हैं कि 96 जिलों में हम प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे 2600 करोड़ के साथ। 6 लाख गाँव वाले इस देश में आप 2600 करोड़ दे रहे हैं 96 जिलों में, हर खेत को पानी, वो भी 2018 के बजट में। नहीं तो इरिगेशन का तो सेपरेट इश्यू है, मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो गरीबों के लिए जो दिखता है कि उनका जो चुनावी लक्ष्य कहाँ था, वो जो 51 लाख वो गरीबों के लिए ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण आवास योजना में वो जो दे रहे हैं 51 लाख नए घर अगर बनाए जाने हैं इस साल में, तो ये भी बहुत बड़ी अपने आप में। और 51 साल पिछले साल भी। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने नंबर देते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं भी 7-8 के करीबी नंबर दूंगा, क्योंकि डिटेल्स अभी आना बाकी है जी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इलेक्शन बजट होता है उसमें जनरली ये टेम्पटेशन रहता है वित्त मंत्री का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सिडी दें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें जी। और ऐसे में जो महत्वपूर्ण नंबर होते हैं जैसे फिस्कल डेफिसिट, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम होता है। तो अगर हम देखें तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़्यादा एलोकेशन किया गया है, एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए तो खैर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और ये सब देखते हुए फिस्कल डेफिसिट का भी टारगेट करीब एक मेंटेन करके रखा हुआ है। आपको लगता है कि ये रोजगार जनरेट करने वाला बजट है? आप 7-8 नंबर दे रहे हैं। डिटेल में देखिए ऐसा है कि जब डिटेल आएगा, डिटेल आने के बाद मालूम चलेगा कि रोजगार कैसे होगा। अगर आप देखें तो 50% हमारी वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अभी तक जो देखकर लगता है कि काम, तो आप संतुष्ट हैं इस बजट से अभी तक जो सामने आ रहा है? दिनेश जी, आप इस बजट को कितना नंबर देते हैं? अजय जी, नंबर से पहले अगेन 2-3 बातें हो जाएं। जहां तक ये फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, मैंने फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि सब्सिडी इतना बुरा वर्ड नहीं है। सब्सिडी पूरे वर्ल्ड में किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हमें अपने यहाँ इंफ्रा को, एग्री को, एम्प्लॉयमेंट को, सोशल सेक्टर को अगर हमें बढ़ाना है तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सब्सिडी तो देनी पड़ेगी। तो 3.3 भी अगर हम एक्चुअली अचीव कर लेते हैं, बिकॉज समस्या हमारे यहाँ हमेशा इम्प्लीमेंटेशन की रही है। एज फार एज इंटेंट जो इस बजट में है, वो बजट के अंदर अगर आप सेक्टर वाइज इंटेंट की बात करें, एग्रीकल्चर में आपकी इंटेंट बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर के लिए आपकी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से ओवरऑल इंटेंट वाइज 10 में से बजट को 7 डिस्टिंक्शन से पास होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हिसाब से भी 10 में से 7। लेकिन अभी लेकिन पर आ रहे हैं जी। लेकिन अगेन इम्प्लीमेंटेशन है। हम अगर पिछले 3 बजट देख लें, उन 3 बजट का इम्प्लीमेंटेशन देखें क्या हुआ, उनको एनालाइज करें, तो अगले बार आप नंबर पूछिएगा सर। लेकिन 19 राज्यों में बीजेपी सत्ता में होना चाहिए। 19 राज्यों में अगर बीजेपी सत्ता में है, मैं वापस आता हूं सर, जिम्मेदार। हम अभी इस पर और चर्चा करेंगे। जरा अखिल जी से भी समझ लें। प्रोफेसर अखिल, जरा बताएं कितना नंबर आप देते हैं? तो 5 नंबर देना चाहूंगा, और 2 चीज़ों पे जिसमें मुझे लगा कि जो मेरी अपेक्षा थी पूरी नहीं हुई जी। एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक हाउसिंग के क्षेत्र में जी। देखिए, हाउसिंग के क्षेत्र में एनसीआर रीजन में लाखों लोग बहुत परेशानी की स्थिति में हैं, और एक स्पेशल फंड बनता, उनको मकान मिलते, वो ईएमआई दे रहे हैं, उनकी बुरी स्थिति है। आप मकान बनाएं, डीडीए के मकान बने, और उसमें 70% मकान ऐसे बने कि लोगों ने सरेंडर कर दिए। तो केवल मुद्दा मकान बनाना नहीं है, ऐसे मकान बनाना है जिसमें कि लोग रह सकें। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, आप 5 नंबर क्यों दे रहे हैं वित्त मंत्री को? वित्त मंत्री ने तो बताया कि साहब इस साल भी हमने 51 लाख मकान बना रहे हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में भी 51 लाख बना रहे हैं, सिर्फ गांव में, शहरों में 37 लाख मकान बन रहे हैं। देखिए, मैं शिक्षक हूं, तो मैं शिक्षक के रूप में नंबर दे रहा हूं जी। बिल्कुल। और जो शैक्षणिक स्थिति है, नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आप मेडिकल कॉलेजेस खोल दीजिए, जो समस्या का मूलाधार है उस पर आपने आघात नहीं किया। आपने नए आईएम्स खोले, टीचर्स नहीं हैं, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं, आपके स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयबल हैं, स्किल टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। नए कॉलेज खोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है जो बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाएं। नए कॉलेजेस की आवश्यकता नहीं है, छात्रों तो को आप स्तर की आवश्यकता। आप इसे दरअसल औसत बजट मान रहे हैं। जीएस यादव जी, आप क्या मानते हैं? ये औसत बजट है, औसत से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं 7 से 8, 7, 7, 7, 5, आप कहां ले जाते हैं इसको? मैं इसको 6 के आसपास दूंगा, लेकिन मैं इससे पहले 2 बातें और कहूंगा जी। ये मुझे ज़्यादा शब्दों के जाल ज़्यादा लग रहा है एग्रीकल्चर में, विशेष रूप से जी, क्योंकि जो शब्द आपको पहली बार सुनने को मिले, बीइंग एन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्सपर्ट,
हम ये पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। एक एक वर्ड को उठा लीजिए, आप ये कह दे ग्रीन, आपने ऑपरेशन फ्लड की जगह ग्रीन फ्लड ऑपरेशन स्टार्ट किया है, उसके सेपरेट कोई एलोकेशन नहीं, सेपरेट स्कीम नहीं। तो मुझे इनमें हर एक में जैविक खेती ऑलरेडी हो रही है, क्लस्टर अप्रोच, उसके बाद कृषि बाजार है, ई-नाम जिसे कहते हैं, पिछले 4 साल से चल रहा है। सर लेकिन यादव साहब, दो चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग में दोगुना एक साथ बजटीय आवंटन 700 करोड़ को 1400 करोड़ करना, और इस बार टमाटर, आलू, प्याज, इन सब की समस्याओं से निपटने के लिए भी 500 करोड़ के फंड का प्रावधान करना। केवल 3 शब्दों, 3 ये कमोडिटी ऐसी हैं, आप इस स्टूडियो में आने से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे जी। ये 3 कमोडिटी टोटल फ्रूट एंड वेजिटेबल का लगभग 45 से 50% हो जाती है, ऑनियन, पोटैटो एंड टोमेटो। और इन तीनों में ही प्रोसेसिंग क्यों नहीं आ रही अभी तक? इसकी एक अलग रीजंस है। इन्होंने इनडायरेक्ट क्या कहा है, फूड पार्क्स को स्टेट ऑफ आर्ट बनाएंगे जी। सारे फूड पार्क फ्लॉप पड़े हैं। पिछले 10 साल से मेगा फूड पार्क की स्कीम चल रही है, अब तक 65 बने हैं, 65 में 2 में भी ऑपरेशन शुरू नहीं हुए। आप ठीक है, शब्दों का जाल दे के जो नहीं एग्रीकल्चर समझते, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग नहीं समझते, उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी मेरे दूसरे साथी कह रहे थे। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि विवेक जी इसका जवाब दे सकते हैं। विवेक जी, आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बार मुझे बजट में आप एग्रीकल्चर को सिर्फ सब्सिडी के बेसिस पे नहीं चला। बिल्कुल, ये जो बात कही जा रही है कि एमएसपी को हम 85% कवरेज कर देंगे, उस प्रोड्यूस को खरीद के आप करेंगे क्या? बिल्कुल, कहाँ पर सेल करेंगे उसको? नहीं, वो कह रहे हैं कि निर्यात की भी संभावना है। वो कह रहे हैं कि अभी तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो निर्यात है वो $30 बिलियन का है, $100 बिलियन चाहता हूं और हमारे दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं। जब हम एमएसपी 1.5 गुना करने की बात करते हैं और ये वित्त मंत्री ने बहुत ताल ठोक कर कहा, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम ये लेकर चल रहे हैं कि किसानों को हम 1.5 गुना ज्यादा पैसे देंगे, और अगर वो होगा तो इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा? नहीं, उसमें सिर्फ ये कह रहे हैं जी, ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या लेंगे वो जी। यादव साहब ने मेंशन किया था 2 चीज़ें, A2 और C2 जी। ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें जो लेबर किसान लगाता है उसको भी इंक्लूड किया जाए, जो उसका लैंड है उसकी भी एक कॉस्ट लगा के, रेंटल लगा के उसमें इंक्लूड किया जाए जी। तो क्या कॉस्ट लेंगे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, उसके बेसिस पे 50% और मतलब 1.5 गुना आप उसमें देंगे जी। तो ये एक लेकिन अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात, मैं अगर मोटे तौर पे समझूं तो क्या हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ेंगी, और अगर ऐसा होता है तो भाई हम सबका बजट हिलेगा? नहीं, देखिए, जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं जी, वो दूसरी तरफ से भी तो आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं ना। किसान को जो आप एक एमएसपी दे रहे हैं जी, लेकिन जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो सब्सिडाइज है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड जो फूड है उसमें क्या इजाफा करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ एमएसपी पे डिपेंड नहीं करता। आइए अब जरा चलते हैं पटना, क्योंकि पटना में रेलवे स्टेशन पर लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि इस रेल बजट में, इस बार के बजट में क्या कुछ मिल सकता है। तो रजनीश, ये बताइए कि पटना वासियों को निराशा हो रही है या उन्हें खुशी है, क्योंकि किसी ट्रेन की घोषणा तो अब होती नहीं है। बिल्कुल, देखिए, ट्रेन की घोषणा ने भी लोगों को उम्मीद बहुत थी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से वाईफाई और सीसीटीवी और स्केलेटर को लेकर जो घोषणाएं हुई है उसको लेकर यूथ बहुत उत्साहित है। एक बार तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं कैसे स्टेशन पर आपको अमूमन लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते दिखेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। बिहार के लिए ट्रेन की घोषणाएं तो नहीं हुई है, मगर जिस तरह से वाईफाई, सीसीटीवी, स्केलेटर, इसकी बातें हुई है जी। स्केलेटर तो ठीक है, वो तो होना भी चाहिए। एक्चुअल जो हमारे गार्जियन हैं उनके लिए स्केलेटर बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बात वाईफाई की आ रही है और सीसीटीवी कैमरे की। तो पहले अगर हमको सिक्योरिटी बेसिस में दें तो हमको सिक्योरिटी को तो बढ़ाना होगा ना। हमने सीसीटीवी लगा दी, उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? तो इन चीज़ों को लेकर के तो ये बस एक माने आप गोले दे रहे हैं गवर्नमेंट से, गोले दे रहे हैं। क्या लगता है जो अनाउंसमेंट हुए हैं रेलवे पे? देखिए, रेलवे को लेके जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अधिक से अधिक रेलवे में फैसिलिटीज इंप्रूव करे, या अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा इंप्लीमेंट करे, हर स्टेशन पे वाईफाई लगाए। एटलीस्ट बिहार में तो होना ही चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट इन बिहार।
क्योंकि बिहार में जो स्थिति है रेलवे की, उससे मैं खुश नहीं। मतलब सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए रेलवेज में, तो रेलवे में सुरक्षा बढ़नी चाहिए। हालांकि इसकी सिफारिशें तो काकोदकर साहब के समय हुई थी सालों पहले, उसका कुछ जिक्र भी दिखा है इस बार के बजट में। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जुड़ने के लिए। अब सीधा रुख करते हैं अजय जी, अहमदाबाद का हमारे सहयोगी पूरब वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरब, इस बजट में गुजरात को लेकर कुछ कुछ दिखा है, मसलन जो हाई स्पीड ट्रेन है अहमदाबाद और मुंबई के बीच की, उस पर तेजी से सरकार बढ़ेगी। बड़ोदरा में एक विशिष्ट रेलवे स्टेशन की बात की गई इस बजट में। गुजरात के लोग इस बजट को कैसे देखते हैं, खासकर व्यापार के लिहाज से भी? बिल्कुल अनुराग, देखिए गुजरात एक व्यापारिक स्टेट है, तो इस बजट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है गुजरात के लिए। और हम गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर खड़े हैं, जहां पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यापारियों का समूह है, उनसे सीधा जानते हैं। आप बताइए कि क्या व्यापारियों की उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? नहीं, जितना उम्मीद किया था व्यापारियों ने उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया हुआ है। ज़्यादातर ये बजट में गरीबों पे या मेडिकल में ज़्यादा उन्होंने बेनिफिट दिया है कि 10,000 करोड़ तक जो 10 करोड़ लोगों को जो मेडिकल का जो 5 लाख तक मेडिकल फ्री हो जाएगा। इस तरह वो गरीबों के लिए ज़्यादा उन्होंने, लेकिन व्यापारियों के लिए इतना ज़्यादा कोई कंसेशन नहीं दिया है। आप बताइए, कॉरपोरेट टैक्स में भी कुछ कटौती की है और सर्विस सेक्टर को काफ़ी निराश किया है कि जो भी नौकरी कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर क्या मानते हैं आप? ये जो अप टू 50 करोड़ तक जो था, उन्होंने जो 30% था उन्होंने वो लिमिट बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया है। वो एक अच्छा प्रावधान किया है, तो वो सेक्टर बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। पर खास करके जो अपेक्षा जो सैलरी वालों को थी, वो एक्सपेक्ट में कोई हुआ नहीं उसमें। एक्चुअली उनको थोड़ी लिमिट बढ़ानी चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरा नहीं उतरा है जी। देखिए अनुराग, आपने सुना कि बड़ी ही मिलीजुली प्रतिक्रिया है, अलग अलग राय बजट को लेकर निकल कर आ रही है। काफी अच्छा है, लेकिन व्यापारी और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सवाल कुछ अधूरे दिख रहे हैं इस बजट में। बहुत बहुत शुक्रिया पूरब जुड़ने के लिए और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन राहुल देव जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों के जहन में ये सवाल तो उठ सकता है कि साहब देखिए, आपने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, उल्टा आपने जो टैक्स ले रहे थे उसमें कुछ इजाफा ही कर दिया सेस के तौर पर म्यूचुअल फंड के संदर्भ में। दूसरी तरफ आप माननीयों के वेतन भत्ते को बढ़ा रहे हैं, ये कैसा विरोधाभास? थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन इन चीज़ों को अलग अलग करके देखना चाहिए। मानिए कि हो हमारे यहाँ कुल मिलाकर 700-800 लोग हैं, और वो भी उन्होंने सीधे सीधे बढ़ाए नहीं है, और 5 साल में उनकी समीक्षा करने का और महंगाई के आधार पे उनके वेतन बढ़ाने का प्रावधान किया है जी। तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं, बशर्ते वो अपना काम थोड़ा ज़्यादा उतना ही प्रतिशत, जितना उनको फ़ायदा हो उतना प्रतिशत बेहतर काम करें तो ठीक है। वो उतना बड़ा ना तो कोई बोझा है सरकार के लिए, उसका एक प्रतीकात्मक महत्व है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें क्या इससे इस बहस को जन्म नहीं मिलेगा कि 10वीं बार सांसदों के माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ने जा रहे हैं आज़ादी के बाद, लेकिन किसानों की आय सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए आज तक एक कमीशन नहीं बना? नहीं, कमीशन तो देखिए कई बने हैं। अभी स्वामीनाथन आयोग की आपने जिक्र किया है, नीति आयोग में काम हो रहा है कि किस तरह से किसानों की आय को दुगना किया जाए 2022 तक। तो रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, बहुत अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी कृषि व्यवस्था है वो एक पूरी ढांचागत समस्याओं में फंसी हुई है। स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं वो केवल 1 या 2 सरकार के आ जाने से और 1 या 2 बड़ी योजनाएं या छोटी योजनाएं कर देने से सुधरने वाली नहीं है। वो एक उसको उसकी समग्रता में देखना पड़ेगा। इसीलिए पिछले ये मतलब कोई 50-60 साल से ये चल रही है समस्या, ये कोई आज की समस्या नहीं है। तो एक सरकार से और एक बजट से अपेक्षा करना कि वो उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन कर देगी, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो हमारे आय में जो सबसे कम आय वाले लोगों का जो 20% है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको बहुत बड़ी छूट इसमें दी गई है। जो मैं कहूँगा कि सामाजिक सुधारों पर और सामाजिक राहत देने में बिटकॉइन पर सख्ती दिखाएगी सरकार, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये कहा। इसका क्या कुछ क्रिप्टो करेंसी को अब आप वैध नहीं मान सकते हिंदुस्तान में, तो उन तमाम लोगों ने जिन्होंने गलती से भी जरा निवेश किया होगा, अब उनके लिए तो पैसा देना और लाना दोनों अपराध हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए
हाँ जी कहें मनोज जी। नहीं देखिए ऐसा है कि ये देखिए ऐसा है कि जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये लीगल टेंडर नहीं है, जैसे जो रुपया है या पैसा है वो हमारे यहाँ लीगल टेंडर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार इसको कोई मान्यता नहीं देती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का बेसिक कैरेक्टर ये है कि अगर आप एक क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं, ये दो इंडिविजुअल के बीच की आपस की डीलिंग है। अगर आप बेचते हैं और मैं खरीदता हूँ तो इसमें भले ही भारत सरकार इसको कानूनन इसको लीगल नहीं मानती, लेकिन ये जो एक्टिविटी है गैर कानूनी भी नहीं है। तो इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी पहले की तरह ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन भारत सरकार आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है इस चीज़ का। जैसे स्टॉक मार्केट आप खरीदते हैं और उसी तरीके से जो हमारे जो बैंक्स हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी इसका सीधा मतलब ये है हो जाए, धोखा खा जाए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार। हाँ नहीं, लेकिन साथ ही साथ सरकार, वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही है, जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर बेस्ड है जी, वो ब्लॉकचेन करेंसी का जो सरकार इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में करेगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट है कि उसमें किसी मिडिल मैन की आवश्यकता नहीं होती है जी। तो और उसकी जो अच्छी चीज है उस टेक्नोलॉजी की उसका आइए प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया देख लेते हैं। ₹1 crore and out of those 10 crore, 7 crore are women, 5 crore are SC, ST, OBC, and again 3 lakh crores have been rolled out for next phase of Mudra. I think this has been world's biggest employment creating scheme ever done in any country. If you look at the urban infrastructure, the rural infrastructure, especially houses, I think this government is doing wonderful job, and we must congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Finance Minister Jetli ji, and also thanks to our own Piyush Goyal ji, Railway Minister. तो मुद्रा योजना के बारे में काफ़ी बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ज़रा इसकी सच्चाई और वास्तविकता पर भी बात कर लें। मनोज जी, मुद्रा योजना क्या वाकई में आज हमारे लिए रोजगार का सृजन करने का सबसे मुख्य अभियान बन चुका है? जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंक ने काफ़ी लोगों को लोन दिए हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें से जो मैक्सिमम लोन है, मैक्सिमम लोन शिशु जो उनकी योजना है उसमें आते हैं। और शिशु योजना में जो मैक्सिमम लोन साइज़ है वो है 50,000 रुपीज़ जी। और उसमें अगर हम देखें तो जो पिछले 2 साल का एवरेज है वो एवरेज लोन अमाउंट है 19-20 हज़ार के करीब। तो 19-20 हज़ार रुपये अगर आप किसी को लोन देते हैं तो इसको हम रोजगार तो कहीं से भी नहीं मान सकते, लेकिन एक शुरुआत तो कर सकता है कोई व्यक्ति। वो कह रहे हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है। चाय की दुकान शायद लग जाएगी 20,000 रुपए। चाय की दुकान लग जाएगी, लेकिन चाय की दुकान को आप रोजगार कितना मानेंगे? रोजगार का एक तरीका तो होगा ना सर। नहीं, देखिए जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हम एक रेगुलर इनकम की बात करते हैं, एक मिनिमम सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि चाय या कुछ या फिर पकौड़े की दुकान कोई इस तरीके का मतलब वो है जरिया है। लेकिन एक बात है कि इस बारी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वित्त मंत्री जी ने मुद्रा योजना में 3 लाख करोड़ रखे हैं जी। तो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो ये जरूर एक जो हम लोक लुभावन बजट की बात कर रहे थे उसी डायरेक्शन में एक। राहुल देव सर, आप इस पहलू को किस तरीके से देखते हैं? इस बार बजट में 70 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। पिछली अब तक 1 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा होता रहा, जो सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार मुद्रा के जरिए जितने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है वो आंकड़ा सामने रखती है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, आर्थिक लिहाज से भी, राजनीतिक लिहाज से कहीं ज्यादा। मैं समझता हूं कि चुनाव की दृष्टि से तो सबसे बड़े मुद्दे जो रहने वाले हैं उनमें से रोजगार नंबर 1 होगा, सबसे पहले होगा, तो उस पर ध्यान तो दिखता है। मैं समझता हूं कि उनकी आशा ये है कि जो उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तमाम सुधार करके किसानों को राहत देकर उनको समर्थन मूल्य 1.5 गुना करने की बात करके उन्होंने गरीबों को
स्वास्थ्य में कवच देने की एक जो बात की है, उज्ज्वला योजना यानी 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त वो मिलेगा। ये सब कुल मिलाकर हो रहा है कि अब उनके ऊपर ईंधन पे खर्चा कम होगा, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्वास्थ्य में होने वाला खर्च जो गरीबों का सबसे ज़्यादा होता था अनुपात में, वो अब बहुत कम हो जाएगा। तो इनके पास अब स्वरोजगार के लिए भी, और उनको अगर 10, 20, 25 हज़ार करोड़ रुपए जनधन योजना के माध्यम से मिल भी जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शून्य रोजगार से कुछ रोजगार तक तो वो जा सकेंगे। शून्य आय से कुछ आय तक अगर जाएंगे तो धीरे धीरे ग्रामीण उद्योगों को भी बढ़ावा देने की उसमें कोशिश दिख रही है। अभी जैसे विवेक ने जिक्र किया कि उसमें पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, विशेष प्रोत्साहन है। मत्स्य पालन को विशेष दिया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर की बात उसमें ज़्यादा हो रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो केवल खेती नहीं, केवल जो 3, 4, 5 हमारी प्रमुख फसलें होती थी अब तक, जिन पर भारतीय कृषि निर्भर रही है, उसको विस्तार करके कुल आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो इससे रोजगार भी पैदा होंगे। दिनेश, आमतौर पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को मानते हैं कि इसमें बचत को लेकर काफ़ी प्रावधान होता है, और हम एक अर्थव्यवस्था के तौर पर इसलिए लगातार अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाते रहे क्योंकि आमतौर पर हिंदुस्तानी पैसे बहुत बचाने की कोशिश करता है। इस बजट के बाद बचत पर क्या बढ़ोतरी होती दिखेगी आपको, या उस पर एक मार लग रही है, या लोगों के पास अब विवशता होगी कि वो क्या करें? नहीं, अब देखिए ना, बचत की जहाँ तक बात है, अगर टैक्स की आप बात करें कि टैक्स में आपको कितना पैसा इस बार बचेगा और आप उसको एडिशनल किसी तरह की बचत में डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, तो वो तो बिल्कुल दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब उसमें इसमें कमी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्फ्लेशन का स्टेटस क्या रहता है। तो मुझे तो इसमें लगभग कमी होती दिख रही है। इसमें आपको, मुझे लगता नहीं कि इस बजट से कोई सेविंग रेट्स के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हमारे यहाँ इतने सारे पैनलिस्ट हैं जो हेल्थ सेक्टर में अगर कोई जानता हो, तो मेरा एक सवाल ये आप सबके लिए है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास मौजूदा 50 करोड़ लोगों को ट्रीट करने की फैसिलिटीज हैं? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपया पर हेड की हम बात कर रहे हैं। तो कहां पर आपको दिल्ली से बाहर चले जाएं, कहां पर आपको इन 50 करोड़ लोगों को ट्रीट करने के लिए वो फैसिलिटीज है? और नहीं, देखिए उसको क्या ये बजट किस तरीके से एड्रेस करना चाह रहा है। हाँ, इवेंचुअली मतलब ये भी एक बुनियादी बात है जो देखना होगा विवरण। जी, अहम सवाल उठाया, क्योंकि आप देखिए, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ। हमने एक वो ढांचा नहीं है उस तरीके का। पब्लिक हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत थी, लेकिन क्या वो बजट इस चीज को एड्रेस कर रहा है? तो नहीं, एक हद तक कर रहा है। नए मेडिकल कॉलेज, 24 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों पर एक मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि उसके साथ अस्पताल भी होता है। जी, अकेला मैं आपकी एक छोटी सी चीज के ऊपर ये करना चाह रहा हूँ। अब अजय जी, क्योंकि हम लोग कमर्शियल हैं, हम लोग कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। आज अगर एक मेडिकल कॉलेज को प्राइवेटली भी कहीं मुझे इस्टेब्लिश करना है, तो वो एक बहुत बड़ा जेस्टेशन पीरियड है। तो देखिए, मैं पुरानी बात पे आता हूँ। अगर आप इजाजत दें, बहुत जल्दी आप अगर देखें, आपको स्टॉक मार्केट में अभी जो दवा कंपनियों के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, अस्पताल चलाने वाली कंपनियों के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, उछाल आ रहा है, यानी उनको अपनी ज़्यादा आय बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि सरकारी ढांचा स्वास्थ्य का भले ही ना हो, सरकारी अस्पताल नाकाफी हो, लेकिन अभी भी लगभग 60% जो ये देश है वो निजी स्वास्थ्य सेवाएं ही लेता है। तो अब उसको इन्हीं निजी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइवेट सेक्टर में ही हेल्थ केयर लेने के लिए 5 लाख रुपए नकद मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उसको राहत है कि नहीं है? बिल्कुल। अखिल जी, मैं आपसे इसी सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अरुण जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल जी, हमें ये बताइए कि क्या वाकई में आज जो 5 लाख रुपए के, ऐसा लगता है कि अखिल जी नहीं है, लेकिन अरुण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो चलिए अरुण जी, आप हमें यह बताइए कि राहुल जी कह रहे हैं कि आज जितने मेडिकल कंपनियां हैं उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों के स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 लाख रुपए तक का ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, क्या इससे वाकई में लोगों को फायदा होगा, या दरअसल हम बढ़े हुए बिलों और प्राइवेट अस्पतालों के बोझ के तले और दबते हुए दिखाई देंगे? देखिए, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो 5 लाख रुपए का इन्होंने फॉर्मेट बनाया है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज क्या रहेंगे और टर्म्स कंडीशंस क्या रहेंगी। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि 5 लाख रुपए की बात नहीं है,
क्योंकि हमारे को जो इंडिकेशन थी कि 5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस आएगी ये सिर्फ 2 लाख रुपए से कम की आय वालों के ऊपर होगी। अब इसके अंदर ये डिटेल्स फाइन वर्ड्स में जाके देखना होगा कि उसके अंदर क्या टर्म्स कंडीशंस डाली हैं कि 2 लाख रुपए की इनकम वालों पे है या 3 लाख रुपए वाली पॉपुलेशन की इनकम के ऊपर है। और लेकिन अरुण जी आते हैं आपके पास, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर, ये सबसे पहले दिखाते हैं आप। राहुल जी अशोक जी, हाँ हाँ राहुल सर, राहुल सर, राहुल सर,